हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा प्रकाश वैद्युत धारा तथा कैथोड विभव में ग्राफ खींचिए। जबकि एनोड को शून्य विभव पर रखा गया है तो समान तीव्रता परंतु देहली आवृत्ति से ऊंची दो विभिन्न आवृत्तियों के प्रकाश के लिए हमें ग्राफ खींचना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं और इसमें बच्चों हम समझ लेते हैं कि जो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का प्रयोग है बच्चों वो क्या है, और उसमें ये जो बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा होती है वो क्या होती है बच्चों। तो यहाँ पर ये हम एक बंद निर्वातित कांच की ट्यूब मान लेते हैं, इसमें ये हमारा कैथोड और ये एनोड मान लेते हैं। इन दोनों को आपस में इस प्रकार से बच्चों एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं बच्चों। इसमें एक धारा मापी भी लगा देते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों क्या होगा, जब हम कैथोड पर इस प्रकार से प्रकाश आपतित कराएंगे तो कैथोड से बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो कैथोड ये इलेक्ट्रॉन बच्चों जब एनोड पर पहुंचेगा, एनोड उसको आकर्षित करेगा और कैथोड प्रतिकर्षित करेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एनोड पर पहुंचकर इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाहित होगी जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं बच्चों, और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है वो क्या है बच्चों। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो फोटान आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा एच न्यू होती है, जहाँ एच प्लांक नियतांक और न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो इस फोटान की ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में चला जाता है, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन क्या होता है, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान कार्यफलन कहलाता है। फिर बच्चों जो शेष ऊर्जा बचती है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। अब चूंकि बच्चों ये हमारा कार्यफलन क्या है, ये आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है उत्सर्जित कराने के लिए, तो ये गतिज ऊर्जा का मान जो हो जाएगी ये अधिकतम हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का बच्चों अगर हम मान देखें यहाँ पर, तो ये के ई अधिकतम बराबर हमारा हो जाएगा एच न्यू ऋण बच्चों डब्ल्यू कार्यफलन। यही हमारा बच्चों आइंस्टाइन का जो समीकरण है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का ये है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि समान तीव्रता है, यानी तीव्रता का मान बच्चों नियत है। उसके बाद फिर हमें ग्राफ खींचना है किसके बीच में, आवृत्ति और बच्चों प्रकाश वैद्युत धारा के बीच में। तो यहाँ पर बच्चों तीव्रता क्या है, वो नियत है। बच्चों यहाँ पर हमें ग्राफ खींचना है प्रकाश वैद्युत धारा और कैथोड विभव में ग्राफ खींचना है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर ये हम कैथोड विभव कर लेते हैं बच्चों इस अक्ष पर, कैथोड विभव। और बच्चों यहाँ पर हम ये प्रकाश वैद्युत धारा रख लेते हैं बच्चों, प्रकाश वैद्युत धारा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग को, तो बच्चों यहाँ पर यदि अगर हम कैथोड के धन विभव की बात करें कि कैथोड को अगर हम एनोड के सापेक्ष धन विभव पर अगर रख ले तो क्या होगा, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा कैथोड। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे कि इसमें प्रवाहित धारा नहीं होगी, प्रकाश वैद्युत धारा का मान कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जिनके पास गतिज ऊर्जा होगी। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम धन विभव का मान बढ़ाते जाएं इधर कैथोड पर, तो क्या होगा बच्चों, इसमें प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा का मान घटता जाएगा, क्योंकि बच्चों धीरे धीरे और कम इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच पाएंगे। अंत में बच्चों धन विभव का एक ऐसा मान होगा जहां पर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको भी ये रोक लेगा आकर्षित करके। तो उस समय धारा शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम देखें कि अगर हम धन विभव का मान बढ़ाते जाए बच्चों इस प्रकार से, बच्चों धन विभव का मान बढ़ाने पर बच्चों इसमें बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा का मान जो है शून्य होता जाएगा इस प्रकार से। और अंत में एक ऐसा धन विभव आएगा जिसे हम वी नॉट मान लेते हैं बच्चों। उस धन विभव पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाएगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अब एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा और ये परिपथ पूरा नहीं हो पाएगा। फिर बच्चों अब ऋण विभव की बात करें, तो जब ऋण विभव का मान इस पर बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो यानी इनको त्वरित करेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पर पहुंच पाएंगे। यानी बच्चों जब ऋण विभव बढ़ाएंगे तब बच्चों क्या होगा, यहाँ ये हमारा शून्य है बच्चों बीच में, तो इधर हम जब ऋण विभव का मान बढ़ाएंगे तो इसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा। और अंत में बच्चों क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि अब जो है ऋण विभव का मान जब और अधिक बढ़ाएंगे तब इसमें बहने वाली धारा का मान नहीं बढ़ेगा बच्चों इस प्रकार से। तब इस अवस्था को हम संतृप्त धारा कहेंगे बच्चों इस धारा को।
क्यों नहीं बढ़ेगा बच्चों? क्योंकि अब जो है जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर यानी कि एनोड पर पहुंच रहे हैं, इसलिए अब जो है धारा का मान नहीं बढ़ेगा बच्चों इस अवस्था में। तो इस अवस्था को हम संतृप्त धारा कहते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा कैथोड के विभव और प्रकाश वैद्युत धारा में ग्राफ होता है बच्चों। तो उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि दो भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर बच्चों हमें बनाना है प्रकाश के लिए। तो बच्चों अगर कोई एक अलग आवृत्ति मान ले बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये V0 क्या है। V0 पर बच्चों क्या होता है, इस विभव पर यहाँ पर ये धनात्मक विभव का मान है कैथोड का। तो कैथोड का वह न्यूनतम धनात्मक विभव है जिस पर ये अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसकी गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाती है, मंदन करके उसको आकर्षित कर लेता अपनी ओर और जाने नहीं देता है नोड पर। तो यानी बच्चों यहाँ पर देखें कि ये विभव के द्वारा जो किया गया कार्य होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पर बच्चों, ये विभव द्वारा किया गया कार्य होगा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे विभव V0 बराबर बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि उसको जो है शून्य कर रहा है गतिज ऊर्जा को। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखें तो यहाँ से V0 का मान किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। और अधिकतम गतिज ऊर्जा बच्चों किस पर निर्भर करता है, ये आइंस्टाइन के समीकरण से देखें तो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो बच्चों अगर किसी भी प्रकाश की आवृत्ति का मान अधिक होगा तो बच्चों क्या होगा, वो अधिकतम गतिज उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। और जब बच्चों गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा तो उसे रोकने के लिए बच्चों ये V0 विभव का मान भी अधिक होगा। तो बच्चों अगर हम कोई एक और आवृत्ति ले लें इस प्रकार से, तो उसके V0 विभव का मान दूसरा हो सकता है बच्चों। तो इसे हम पहला मान सकते हैं V0 1 और इसे V0 2 मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो उसका बच्चों इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारी आवृत्ति न्यू1 मान लेते हैं बच्चों और ये हमारी आवृत्ति न्यू2 मान लेते हैं, भिन्न भिन्न आवृत्तियां। तो बच्चों ये न्यू2 का मान अधिक है, क्यों अधिक है बच्चों, क्योंकि न्यू2 का मान अधिक है तभी जो है इसको रोकने के लिए, इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अधिक विभव की आवश्यकता पड़ रही है, धनात्मक विभव की, क्योंकि इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान अधिक है। यानी बच्चों न्यू2 का मान अधिक है किससे, न्यू1 से, और इन दोनों का मान किससे अधिक बच्चों, ये देहली आवृत्ति से अधिक है, क्योंकि बच्चों देहली आवृत्ति से अधिक होगा तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। किंतु बच्चों दोनों स्थितियों में संतृप्त धारा का मान समान होगा। संतृप्त धारा क्या होती है बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि संतृप्त धारा की स्थिति में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड तक पहुंच रहे हैं वहां पर। तो बच्चों यहाँ पर तीव्रता नियत है, तो तीव्रता नियत होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि फोटानों की संख्या नियत है आपतित। तो आपतित फोटानों की संख्या नियत है तो बच्चों उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत है। यानी बच्चों जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है तो बहने अंत में बच्चों जब अधिकतम जो धारा है संभव संतृप्त धारा उसका मान नियत ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में दोनों ही आवृत्तियों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो इस प्रकार से बच्चों इस संतृप्त धारा का मान समान होगा दोनों स्थितियों में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।